मेरे पापा जब भी काम से वापस आते तो हमारे लिए कुछ न कुछ मिठाई लेकर ज़रूर आते थे, क्योंकि मेरी माँ को मिठाई बहुत पसंद थी। पापा कुछ देर बैठकर मम्मी से बातें करते और फिर सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते। मम्मी हमारी नौकरानी सोनिया को आवाज़ लगाकर कहती कि नितिन बहुत थके हुए आए हैं, तुम थोड़ी देर इनकी टांगें दबा दो। सोनिया जी दीदी कहकर पापा के कमरे में चली जाती। सोनिया और मैं एक ही उम्र के थे, हम दोनों की उम्र 17 साल थी। एक दिन अचानक सोनिया की तबीयत खराब हो गई, तब मम्मी उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने चेक करने के बाद जो बात बताई उसको सुनकर तो मम्मी अपने होश ही खो बैठी कि सोनिया तो पेट से है। उस दिन मम्मी के ऊपर कयामत टूट पड़ी थी, मगर उससे भी बड़ी कयामत ये थी कि कुछ दिनों बाद मेरी भी तबीयत खराब रहने लगी थी। मैंने माँ पापा को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन अब मेरा पेट दिन ब दिन बढ़ने लगा था। घर वालों से छुपकर मैं एक दिन लेडी डॉक्टर से चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं तो 5 महीने की गर्भवती हूँ और माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनने के बाद मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि पापा ने मुझे भी। मेरा नाम सपना है, मेरी उम्र 8 साल थी जब एक दिन मेरी मम्मी को किचन में खाना बनाते समय अचानक ही चक्कर आ गए और वो ज़ोर से नीचे ज़मीन पर गिर गईं। उनके हाथ की हड्डी टूट गई और पूरे शरीर में ही चोटें आईं। मेरी मम्मी दर्द से चिल्ला रही थी, उनको सहारा देकर उठाने वाला कोई भी नहीं था। मैं चाहती थी कि आवाज़ देकर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाऊं, जो मेरे साथ मिलकर मम्मी को उठा सके। इतने में मुझे गली से 2 औरतें आती नजर आईं। मैंने इशारे से उन दोनों औरतों को घर के अंदर बुलाया और उनसे कहा कि मेरी मम्मी ज़मीन पर गिर गई हैं और उनको बहुत चोट लगी है, आप मेरी माँ को उठाने में मेरी मदद कर दें। दर्द से चीखती मेरी मम्मी को उन्होंने सहारा देकर उठाया, उन्हें बिस्तर पर लिटाया और पानी भी पिलाया। मेरी मम्मी ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, आप लोग मुझे फ़ोन उठाकर दे दें ताकि मैं अपने पति को फ़ोन करके अपनी चोट लगने के बारे में बता सकूं, ताकि वो आकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। उनमें से जो एक कम उम्र औरत थी उसने मेरी मम्मी को फ़ोन उठाकर दिया। मम्मी ने मेरे पापा से बात की और उनसे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई है और मुझे लगता है कि मेरी हड्डी भी टूट गई है। और बात करने के बाद मेरी मम्मी उन दोनों औरतों से बात करने लगी। उन दोनों औरतों ने बताया कि गली के नुक्कड़ पर जो बड़ा सा घर है जिसमें काले कलर का गेट लगा हुआ है, हम उसी घर में काम करते हैं और इसके अलावा घरों में भी काम ढूंढ रहे हैं। मेरी मम्मी ने फ़ौरन कहा कि मुझे इस वक्त एक काम करने वाली की बहुत सख्त ज़रूरत है। मेरे लिए छोटे छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम है। अगर कोई ऐसी औरत या लड़की मिल जाए जो सुबह से शाम तक मेरे बच्चों और घर को संभाल सके और मेरे पास रह सके तो मैं उसे अच्छी तनख्वाह दूंगी। उनमें से जो बड़ी उम्र की औरत थी वो बोली कि तुम मेरी बेटी को अपने पास रख लो, वो सुबह से शाम तक तुम्हारे घर के सभी काम करेगी, तुम्हारे बच्चों को भी संभाल लेगी और तुम्हारे पास रहेगी। मेरी बेटी है तो 8 साल की, लेकिन वो घर के सारे काम भाग भाग कर करती है। मम्मी ने लड़की की तरफ देखा और उसकी खूबसूरत शक्ल पर गौर किए बिना ही उसे काम पर रखने के लिए मंजूरी दे दी। लड़की की मम्मी ने जो तनख्वाह मांगी वो माँ ने देने के लिए तुरंत ही हामी भर दी, क्योंकि उस समय मम्मी को एक नौकरानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उस वक्त मेरी मम्मी उठने बैठने के काबिल नहीं थी और मेरा छोटा भाई केवल 5 महीने का ही था, झूले में सो रहा था। मेरी मम्मी की तकलीफ़ देखकर उस औरत ने कहा कि दीदी, मैं आज ही अपनी बेटी को आपके पास काम के लिए छोड़कर जा रही हूँ। कल सुबह जब सामने वाले घर में काम करने के लिए आऊँगी तब अपनी बेटी सोनिया से भी मिल लूँगी। ये कहकर वो औरत अपनी बेटी सोनिया को मेरी मम्मी के पास छोड़कर चली गई। सोनिया ने मेरी मम्मी के सारे काम कुछ ही मिनटों में निपटा दिए। तब तक मेरे पापा भी वापस आ गए। मेरी मम्मी ने कहा कि इस लड़की को अभी थोड़ी देर पहले बच्चों की देखभाल और घर के काम के लिए रखा है। भगवान ने फरिश्ता बनाकर इस मुश्किल समय में इस लड़की को हमारे पास भेज दिया है, वरना मुन्ने को झूले से निकालकर फीडर पिलाने के लिए कोई नहीं था। मेरे पापा ने जल्दी ही गाड़ी निकाली और उस लड़की को भी हम सबके साथ ही लेकर अस्पताल आ गए। एक्सरे करने के बाद मम्मी को डॉक्टर ने वहीं अस्पताल में एडमिट कर लिया। पापा मम्मी को अस्पताल छोड़कर हम तीनों बहन भाइयों को अपने साथ घर ले आए। रात को वो लड़की हम तीनों बहन भाइयों के साथ ही सोई। सुबह को पापा ने हमारी बुआ को फ़ोन किया तो वो लखनऊ से जयपुर के लिए जल्दी ही निकल गईं,
क्योंकि पापा उस अनजान लड़की के पास हम तीनों बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। बुआ के अपने 3 छोटे बच्चे थे, जिसमें से अपने एक बेटे को वो साथ लेकर आई थीं और बाकी के 2 बच्चों को अपनी नंद के घर पर छोड़कर आई थीं। दोपहर को हमारी नौकरानी सोनिया की माँ हमारे घर पर आ गई। मेरी बुआ ने उनसे कहा कि तुम्हारी बेटी तो बहुत अच्छी और समझदार है, वरना इतनी कम उम्र की लड़कियां कहाँ बच्चों को इतने अच्छे से संभालती हैं। इसने बहुत ध्यान से बच्चों को संभाला और रात को मुन्ने को फीडर भी बनाकर दी। सुबह हम सबके लिए नाश्ता बनाया। सोनिया की माँ ने कहा कि ये अपने छोटे बहन भाई को संभालती रही है, इसीलिए छोटी उम्र से ही इसको काम करने का तरीका आ गया है। मैं काम पर जाती थी तो मेरे पीछे यही घर और बच्चों का ध्यान रखती थी। बुआ ने कहा, भावना, तुम्हारा भला हो कि तुम इस मुश्किल समय में हमें मिल गई, वरना आज के वक्त कौन अपनी लड़की को ऐसे किसी गैर के घर छोड़ता है। दीदी, मैं इस घर में पहली बार आई हूँ, लेकिन आसपास के सभी घरों में मैंने काम किया है और सबको अच्छी तरह से जानती हूँ। असल में सोनिया का बाप सौतेला है और हर दिन नशा करता है और कोई काम नहीं करता, और अगर ज़्यादा नशा कर ले तो वो मुझे और बच्चों को मारने लगता है। उसकी नशे की आदत की वजह से मेरी ये बच्ची डरती रहती है और इसे घर में सुकून नहीं मिलता, और मुझे भी हर समय यही डर रहता है कि वो नशे की हालत में सोनिया के साथ कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, क्योंकि इसकी सगी बेटी तो है नहीं। बस इसी वजह से मैं इसे किसी अच्छे घर में रात दिन के लिए नौकरानी के काम करने के लिए रखवाना चाहती थी। आपकी भाभी को देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो एक अच्छी औरत है। वो दर्द में थी, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को यहीं काम के लिए छोड़ दिया। कुछ देर वो बुआ से बातें करती रहीं, तब तक मेरे पापा वापस अस्पताल से आ गए थे। उन्होंने बताया कि मम्मी का ऑपरेशन हो गया है और उनके हाथों की हड्डी और टखने में फ्रैक्चर हो गया है। डॉक्टर ने बताया है कि पूरी तरह से ठीक होने में कई दिन का समय लगेगा। बुआ 1 हफ्ता ही हमारे साथ रह पाई। उनकी नंद के फ़ोन आ रहे थे कि तुम्हारे बच्चे परेशान हैं, जल्दी आने की कोशिश करो। बुआ अगली सुबह वापस चली गईं, तो उनके जाने के बाद घर की और बच्चों की सारी जिम्मेदारी सोनिया के सर पर आ गई थी। पर सोनिया ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी सारी जिम्मेदारी को निभाया। मेरी मम्मी सोनिया से बहुत खुश हुई। 4 महीने बाद मम्मी चलने फिरने के काबिल हो गई, पर अब भी वो पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई थी। सारा दिन लेटी रहती या फिर टांगे फैलाकर या टेक लगाकर थोड़ा बहुत बैठ जाती थी। मुश्किल वक्त गुजर ही जाता है। अब मेरी मम्मी तो ठीक हो गई हैं, लेकिन सोनिया हमारे घर के लिए ऐसी बन चुकी थी जैसे कि अंधे की आंखें या लंगड़े की लाठी। मेरी मम्मी को ऐसी ही नौकरानी की ज़रूरत थी। उन्होंने सोनिया का ऐसे ख्याल रखना शुरू कर दिया जैसे कोई माँ अपनी बेटी का रखती है, और सोनिया भी मेरी माँ का इस तरह ख्याल रखती थी जैसे कोई बेटी अपनी माँ का रखती है। सोनिया की माँ को तो उससे कोई मतलब ही नहीं था, उन्हें बस उसकी तनख्वाह से मतलब था। हर महीने आकर अपनी बेटी की मेहनत के पैसे ले जाती थीं और मेरी मम्मी से कहती थीं, दीदी जी, आप इसे पूरी उम्र के लिए अपने पास ही रख लीजिए, चाहे इसकी शादी आप अपनी मर्जी से कर देना, मैं इसे घर पर नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि इसका सौतेला बाप इस पर बुरी नज़र रखता है और अब आप ही इसकी अपनी हो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। मम्मी जिस लड़की को अपने लिए बहुत अच्छा समझ रही थी, उन्हें पता ही नहीं था कि आने वाले समय में वही लड़की उनके लिए घर से बेघर होने का सबब बनेगी। समय तेज़ी से गुजरता गया, यहाँ तक कि सोनिया को हमारे घर आए 10 साल का समय गुजर चुका था। पता ही नहीं चलता था कि ये 10 साल का समय कैसे इतनी जल्दी निकल गया है। ये 10 साल का समय हमारे लिए ऐसा था जैसे कि 10 दिन पलक झपकते ही निकल गए हों। एक दिन सोनिया की माँ हमारे घर पर आई। वो बहुत ज़्यादा बीमार लग रही थी। उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि सोनिया का अब इस दुनिया में आपके सिवा कोई और नहीं है। बात यह है कि सोनिया जब छोटी थी तो मेरा पति उसे कहीं से उठाकर लाया था और मुझसे कहता था कि एक सुनसान जगह मुझे मिली है, ये वहाँ पड़ी हुई रो रही थी, लेकिन मुझे अपने पति पर शक था कि ये इसे चोरी करके लेकर आया है। उस समय मैं गर्भवती थी। मैंने इस लड़की को अपने पास रख लिया। मेरा पति इस लड़की को लाया ही इसलिए था कि वो पहले हमारी खूब सेवा करेगी
और जब वो जवान हो जाएगी तो किसी बड़े घर में इसका रिश्ता करवाकर पैसे वसूलते रहेंगे। अब जब ये लड़की जवान और खूबसूरत हो गई है तो मुझे अपने पति से डर लगता है। दीदी, अगर मैं ना रहूं तो इसे आप अपने पास रखना और इसकी शादी भी करवा देना। इसको कभी अपने घर से ना निकालना, इसको कभी बेघर नहीं करना और ना ही कभी इसको मेरे पति के हवाले करना। उस दिन के बाद से सोनिया की माँ वापस हमारे घर पर कभी नहीं आई। शायद वो मर गई थी। मम्मी सोनिया की जवानी और खूबसूरत से बेखबर, बस इससे अपनी सेवा करवाई जाती थी। सोनिया ने मम्मी को इतना आराम दिया था कि वो इसकी शादी के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहती थी। सोनिया जवान होकर मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। मेरे पापा की शुरू से आदत थी कि वो काम से आकर मेरी मम्मी से अपनी टांगें दबवाते थे। मम्मी बीमार हुई थी तो ये काम सोनिया ही करती थी। अब तो पापा के आने के बाद मेरी मम्मी खुद ही सोनिया से कह देती थी कि जाओ, ये थके हुए आए हैं, तुम इनकी टांगें दबा दो। मम्मी ने यह भी नहीं सोचा कि अब सोनिया जवान हो चुकी है और मर्द की नीयत का कोई भरोसा नहीं कि कब बदल जाए। मगर मेरी मम्मी को अपने पति और सोनिया पर अंधा भरोसा था। मेरे पापा जब भी काम से आते हैं तो हमारे लिए कुछ न कुछ मिठाइयाँ ज़रूर लेकर आते थे, क्योंकि मेरी मम्मी और मुझे मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद थीं। एक दिन अचानक सोनिया की तबीयत ख़राब हो गई। मम्मी उसको लेकर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने चेक करने के बाद जो बात बताई, उसको सुनकर मेरी मम्मी के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि सोनिया माँ बनने वाली थी। मेरी मम्मी सोनिया को अपने साथ घर वापस लेकर आ गई और आने के बाद उसकी बहुत पिटाई की। उसको दीवारों में पटक पटक कर मारा और पूछा कि बताओ, ये सब किसने किया है? किसका पाप अपने पेट में पाल रही हो? सोनिया ने मेरी माँ से कहा कि दीदी, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मालिक ने मुझसे शादी की है और अब मैं उनकी पत्नी हूँ। ये बच्चा भी उन्हीं का है। इतना सुनना ही था कि मम्मी के ऊपर एक बिजली से गिर पड़ी, क्योंकि मेरे पापा ने उनका अंधा भरोसा तोड़कर उनको धोखा दिया था। रात को जब मेरे पापा से पूछा तो उन्होंने भी सोनिया की हाँ में हाँ मिला दी थी। इस बात से मेरी मम्मी की बहुत बेइज्जती हुई। इस बेइज्जती को मम्मी बर्दाश्त नहीं कर सकी और पापा से लड़ाई झगड़ा करके मेरी नानी के यहाँ चली गई। उस समय मेरी उम्र 17 साल थी। उस समय मेरा भाई बहुत छोटा था। मम्मी सिर्फ उसी को अपने साथ ले गई। जब घर की नौकरानी मालकिन बन जाए तो असली मालकिन को तकलीफ तो होती ही है। उस समय हमारा घर उजड़कर वीरान हो गया था। इस गरीब और बेसहारा लड़की ने हमारे घर रहकर ऐसा रंग रूप निकाला कि देखने वाला देखकर हैरान रह जाए। और मेरी मम्मी को अपने घर और बच्चों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी जो उस चालाक लड़की पर थोड़ा गौर कर लेती। मम्मी उसको अभी तक वही छोटी और मासूम बच्ची समझ रही थी जो उनके टुकड़ों पर पल रही है। उसकी खूबसूरती हमारे घर में क्या कयामत लाने वाली थी, इसका माँ को ज़रा भी ध्यान नहीं था। जब पानी सर से निकल गया तब मम्मी को होश आया। उस वक्त तक मम्मी की सारी खुशियाँ उनसे दूर हो गई थी। माँ के जोर देने पर पापा ने फैसला सुना दिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब सोनिया इसी घर में रहेगी, मेरी दूसरी पत्नी बनकर। तुम रहो या ना रहो, तुम्हारी मर्जी। ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम इसे दहेज में अपने साथ लेकर नहीं आई थी। पापा के कड़क मिजाज को देखकर मेरी माँ के तोते उड़ गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका जीवन साथी उनके साथ कभी ऐसा धोखा करेगा। जिस घर को मम्मी जिंदगी भर अपना समझती रहीं, एक दिन अचानक पता चला कि ये घर तो उनका है ही नहीं। इस बात से मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ पहुंची, लेकिन उनका कलेजा न जाने किस मिट्टी का बना था कि वो मरी नहीं, बस घर छोड़कर चली गई। औरत जब अपना घर छोड़ दे तो कोई उसको रखने वाला नहीं होता। मम्मी का भी यही हाल हुआ, कभी एक भाई के घर तो कभी दूसरे भाई के घर। भाभी जब ज़्यादा परेशान करती तो किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ जाकर रहने लगती। कई घर बदले मगर कभी लौटकर अपने घोंसले में न आ सकी। सोनिया पापा से डरती थी तो पापा के डर से हमारा ख्याल भी रखती थी। देखते ही देखते 1 साल का समय गुजर गया। सोनिया का बेटा पैदा हुआ जो हमारा सौतेला भाई था। अब हमें उन दोनों को संभालना पड़ता था। सोनिया ने हमारी जगह ले ली और सोनिया की जगह हमें मिल गई थी। अब घर के कामों का सारा बोझ हमारे कंधों पर आ गया था। इस जिम्मेदारी को मेरा दिल कभी कबूल नहीं कर पाता था। 17 साल की थी कि दिल में बगावत के जज्बात ने जन्म ले लिया।
दिन में नींद आंखों से दूर रहती थी और रात को ख्वाबों ख्यालों के पर्दे में लपेटकर गुजारने की कोशिश करती थी। सोनिया भी मेरी ही उम्र की थी। हम सही करते या गलत करते वो हमें रोकती टोकती या मना नहीं करती थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर मैंने मोहल्ले में बहुत से दोस्त बना लिए थे। जब मन चाहता तो मैं उनके घर जाती थी और घंटों घर से गायब रहती। मम्मी की याद से भागते भागते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब आवारा लड़की बन गई। उन्हीं दिनों हमारे किसी दूर के रिश्तेदार ने अपने बेटे को मेरे पापा के साथ काम करने के लिए भेजा था। पापा की बाजार में कपड़ों की दुकान थी, इसीलिए एक लड़के को पापा ने अपने पास नौकर के तौर पर रख लिया। पापा को अपने कारोबार के लिए किसी की ज़रूरत थी, इसीलिए सोचा कि बेघर है, बेरोज़गार है, अपने पास ही रख लेता हूँ। घर भी दे दूंगा और रोज़गार भी। यही सोचकर उन्होंने घर के पीछे के स्टोर रूम में उस लड़के को रहने के लिए जगह दे दी। ये कमरा खाली ही पड़ा हुआ था। नाम तो उस लड़के का अमित था, मगर वो बातें बहुत ज़्यादा करता था। मैं बोर होती तो अमित के कमरे की तरफ चली जाती, कभी खाना देने के बहाने से तो कभी ठंडे पानी की बोतल देने के बहाने, क्योंकि मैं उससे बातें करके अपने अकेलेपन को दूर करना चाहती थी। लेकिन वो एक चालाक और तेज़ लड़का था। अब मुझे अच्छे बुरे का कुछ पता ही नहीं था और मैं आवारा भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अमित कोई ना कोई बहाना करके काम से छुट्टी ले लेता था और पापा के जाने के बाद मैं ज़्यादा समय उसके साथ उसके कमरे में ही रहती थी। वो मुझे अपने मोबाइल में रोमांटिक फिल्म दिखाता। आवारा मिजाज तो मैं पहले से ही थी। देखते ही देखते मैं अमित के साथ सारी हदें पार कर गई। एक दिन अचानक पापा घर आ गए और उन्होंने मुझे अमित के कमरे से बाहर निकलते हुए देख लिया। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। पापा को मुझे देखकर बहुत गुस्सा आ गया। आज मेरे पापा को पता चल गया था कि बुरी नज़र की सज़ा क्या होती है। उन्होंने खड़े खड़े ही अमित को अपने घर से निकाल दिया। मुझे भी कुछ थप्पड़ लगाए और मेरी सौतेली माँ सोनिया पर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा किया कि तुमने इस लड़की का ध्यान क्यों नहीं रखा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुम्हें कुछ पता भी है कि जवान लड़की इस कमरे में इस लड़के के साथ क्या करती रहती थी। उस दिन अचानक से मुंबई से मेरे सगे ताया घर आ गए। उन्होंने मुझे जब रोता हुआ पाया तो मेरे पापा से कहा कि कुछ दिनों के लिए इसे मेरे साथ मेरे घर भेज दो। इसकी ताई इसका बहुत ध्यान रखेंगी, वरना तुम्हारी बच्ची दिमागी परेशानी का शिकार रहेगी। पापा उस समय बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि हाँ, ले जाओ इस मनहूस को, ये मेरी नज़रों से दूर हो जाए तो अच्छा ही है। ताया मुझे अपने घर ले आए। मम्मी को ताई ने फ़ोन किया और उनसे कहा कि तुम्हारी बेटी मेरे घर पर है, मिलना चाहती हो तो आकर मिल लेना। मम्मी ने मामा को भेजा कि जाकर इसे ले आओ। मेरी बेटी कुछ दिन मेरे पास रह लेगी, वरना उसका बाप जिंदगी भर उसे मुझसे मिलने नहीं देगा। किसी को कुछ पता नहीं था कि मैं कितने बड़े खतरे में घिर चुकी हूँ। अब मैं किसी भी हाल में अमित को ढूंढना और उससे मिलना चाहती थी, क्योंकि मेरे अंदर बहुत से बदलाव आने लगे थे, ऐसे बदलाव जो किसी शादीशुदा औरत में होते हैं। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं अमित से मिलने के लिए तड़प रही थी ताकि उससे मिलकर उसे सारी बात बता सकूं कि मामा के आने के बाद मैं बहुत खुश थी कि किसी भी सूरत में अब मुझे भागने का मौका मिल जाएगा। मामा ने मुझे बस में औरतों की तरफ बैठा दिया और खुद मर्द वाले हिस्से में बैठ गए। थोड़ी दूर जाकर बस रुकी और बहुत सी सवारियां बस से उतरने लगी। मैं भी उन सवारियों के साथ छुपकर बस से उतर गई और दूसरी बस में चढ़ गई जो जाने के लिए तैयार थी। मेरे बैठने के बाद बस चलने लगी। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरी मम्मी और मामा का क्या हाल होगा। ताया और ताई पापा को क्या जवाब देंगे कि लड़की कहाँ चली गई। मुझे तो बस अब जल्द से जल्द अमित के पास पहुँचना था ताकि उसे इस राज के बारे में बता सकूं जो मेरे लिए मौत की वजह बनने वाला था। बस आखिरी अड्डे पर रुकी तो मैंने उतरकर ऑटो वाले को बुलाया। वो सवारी समझकर भागता हुआ आ गया, लेकिन मुझ कम उम्र लड़की को अकेला देखकर ही हिचकिचा रहा था। तभी मैंने उस ऑटो वाले से कहा कि भाई, मैं तकलीफ़ की मारी हूँ और सौतेली माँ के जुल्म से बचकर घर से भागी हूँ। तुम मुझे हरिद्वार मेरे एक रिश्तेदार के घर पहुँचा दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारा एहसान होगा। रिक्शे वाला सही आदमी नहीं था। वो मुझे एक ऐसी जगह ले गया
जहां हम जैसी कम उम्र और भटकी हुई लड़कियों के जरिए से दौलत कमाई जाती है। वो मुझे एक कोठे पर ले गया जहां रूह कुचली मगर जिस्म तरोताज़ा होता था, जहां सजावट में बनावट, ऊपर से हंसी और अंदर से सिसकियां निकलती थीं। जिस औरत ने मुझे खरीदा तो मैंने उससे कह दिया कि मैं शादीशुदा हूँ और माँ बनने वाली हूँ। मेरा पति मुझे मारता और जुआ खेलता था, तो उसके जुल्म से तंग आकर मैं घर से भाग निकली। ये ऑटो वाला मिल गया और मुझे यहाँ पर ले आया। मेहरबानी करो, मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो। वो बोली, अभी नहीं, कुछ दिन ठहरो, बाद में पहुँचा दूंगी। वो मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले गई। उसने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया। जब उसे पता चला कि मैं सच कह रही थी और मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, तो वो बहुत खुश हुई और मुझसे कहा कि आराम करो, ये मुश्किल समय निकल जाने दो, उसके बाद जहाँ तुम कहोगी मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगी। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अब मैं सोच रही थी, काश मैंने अमित के पास जाने का नहीं सोचा होता और मामा के साथ माँ के पास चली जाती तो ठीक ही होता। इस गंदी जगह में तो नहीं फंसती। जब मेरी बेटी ने जन्म लिया तो उस कोठे वाली की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी, बोली कि इसकी परवरिश बहुत अच्छे से करो, तुमने हमें जो इनाम दिया है इसका हम बहुत ध्यान रखेंगे। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वो इतना खुश क्यों है। आखिरकार असल के साथ सूद वसूल हो चुका था। मैं दिन रात यहाँ से निकलने के बारे में सोचती रहती थी। आखिरकार एक दिन एक फूल वाले की मदद के जरिए से इस नर्क से निकलने का रास्ता मिल गया। वो रोज यहाँ के हर एक घर में फूल बेचने के लिए आया करता था। एक दिन मैं अपनी बेटी के साथ आंगन में बैठी रो रही थी। उस फूल वाले ने मुझे रोता हुआ देखा तो उसको मेरी हालत पर रहम आ गया। उसने हल्की आवाज में मुझसे कहा, अगर तुम यहाँ से भागना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने रोते हुए कहा कि तुम्हारा बहुत एहसान होगा। उसने कहा कि हाँ ठीक है, कल तुम तैयार रहना। अगले दिन कोठे वाली दोपहर का खाना खाकर किसी काम के लिए बाजार चली गई और वो फूल बेचने वाला किसी बहाने से अंदर आया और मुझे भगाने में कामयाब हो गया। मगर दुख इस बात का है कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ घर पर नहीं ला सकी। अगर शायद ले आती तो मेरे पापा मुझे कभी कबूल नहीं करते। कर भी लेते तो समाज को क्या मुंह दिखाते कि बगैर शादीशुदा बेटी की गोद में किसकी औलाद है। इसीलिए मैं उसको एक अनाथ आश्रम में छोड़कर आ गई थी, भगवान और किस्मत के भरोसे। मगर मेरी बेटी की जुदाई का दुख मुझे जिंदगी भर सुलगाता रहेगा। मैंने घर आकर रोते हुए पापा के पैर पकड़े और उनसे कहा कि भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। थोड़ी देर रोने और मिन्नतें करने के बाद पापा मान गए और उन्होंने मुझे अपने पैरों में से उठाकर सोफे पर बैठा दिया। उसके बाद पापा मुझे मेरी मम्मी के पास ले आए और मम्मी के हवाले कर दिया। कुछ दिनों के बाद पापा मेरी छोटी बहन को भी अपने साथ ले आए और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मेरे किए की सज़ा मेरी बेटियों को मिली है। जिस लड़की को तुमने बेटी बनाकर घर में रखा, मैं उस लड़की पर बुरी नज़र डालता रहा और एक दिन तुमसे छुपकर उससे शादी कर ली। मैं जीते जी मर चुका हूँ। मुझसे नाराज़ रहना है तो बेशक रहो, लेकिन इन बच्चों को अपने पास रखो, इनको तुम्हारी ज़रूरत है। सगी माँ से ज़्यादा कोई भी जवान बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकता है, शायद बाप भी नहीं। मैं अगर कर सकता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता कि इस सब के बाद भी मम्मी ने हम बच्चों के लिए पापा को माफ़ कर दिया और इस शर्त पर कि वो सोनिया को तलाक दे देंगे। पापा तलाक देने के लिए मान गए और घनाने के बाद मम्मी ने हम दोनों के अच्छे रिश्ते देखे और जल्द ही हम दोनों बहनों की शादी कर दी। सोनिया ने मम्मी से माफ़ी मांगी और मेरी माँ ने उसे भी माफ़ कर दिया और सोनिया की शादी कहीं और करा दी और हम दोनों बहनें अपने घर में खुश हैं। लेकिन मेरे दिल से मेरी बेटी की जुदाई का गम निकाले नहीं निकलता है। भगवान जाने वो किस हाल में है और कैसी है। मैं दिन रात अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती हूँ और वो जहाँ भी रहे बहुत खुश रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।
मेरी उम्र 22 साल है और मैं दिल्ली के एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मेरा नाम सोना है और अपने नाम की तरह मैं भी बहुत ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति के सोने के बाद मेरी नंद मुझे चुपके से अपने कपड़े पहना देती थी और घूंघट निकाल कर पलंग पर बैठा देती। थोड़ी देर बाद एक आदमी मेरे कमरे में आता और मेरा हाथ पकड़कर पूरी रात रोता रहता और जाते समय मेरी गोद पैसों से भर देता। मैं नंद की डर की वजह से घूंघट भी नहीं उठा सकती थी। एक रात मैंने चुपके से नंद के दुपट्टे में छेद कर दिया और जैसे ही रात को वो आदमी मेरे कमरे में आया, मैंने छेद में से उसे देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा अपना ही। मैं एक खूबसूरत लड़की हूँ और मैंने अपने लिए सपने भी बहुत ही खूबसूरत देखे थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम सोचें वैसा ही हो। हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि मेरी तरह मेरा भाग्य खूबसूरत नहीं था। मेरी शादी एक बहुत ज़्यादा बदसूरत इंसान से हो गई। न सिर्फ वो बदसूरत था, बल्कि वो लोग इस कस्बे के बदनाम लोगों में से थे। उनके माँ बाप नहीं थे। घर में सिर्फ दोनों बहन भाई और एक बूढ़ा चाचा ही रहता था। सब लोग कहते थे कि इन लोगों में ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मगर फिर भी मेरी माँ ने मेरी शादी इस घर में कर दी। मेरे पापा हमारे साथ नहीं रहते थे। उनका काम दूसरे देश में था और उनको छुट्टी बहुत मुश्किल से मिला करती थी। इसी वजह से घर के सारे फैसले मेरी माँ ही लिया करती थी। जिस इंसान से मेरी शादी हुई उसका नाम केशव था और वो पूरे कस्बे में सबसे ज़्यादा सुस्त और गंदा इंसान था। सब उसको कहते थे कि उसका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ही सुस्त है। मैंने तो इनके घर के बारे में ये भी सुन रखा था कि इनके घर से बहुत ही गंदी तरह की बदबू आती है। अगर कस्बे से कोई भी इनके घर जाता तो बदबू की वजह से उसका वहाँ रुकना मुश्किल हो जाता था। फिर भी मेरी माँ मेरी शादी इस घर में कराना चाहती थी। मुझ में कोई बुराई भी नहीं थी और मैं तो एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी। अगर मैं बेवा या तलाकशुदा होती तो तब भी ठीक था कि मजबूरी में मेरी ऐसे घर में शादी करनी पड़ी, लेकिन मेरे साथ तो कोई ऐसी कोई परेशानी ही नहीं थी। मैं और लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी, पढ़ी लिखी भी थी, जबकि हमारे खानदान में 5वीं कक्षा के बाद लड़कियों को आगे पढ़ाया नहीं जाता था। और मेरे अंदर इतनी सारी अच्छाइयाँ होने के बाद भी मेरी माँ ने मेरा रिश्ता केशव के साथ तय कर दिया। इस बात पर हमारा पूरा कस्बा हंस रहा था कि हमारे कस्बे की सबसे खूबसूरत लड़की का रिश्ता केशव जैसे इंसान के साथ तय हो गया था। केशव इस टाइप का लड़का था कि जिसका मजाक हमारे कस्बे के हर घर में उड़ाया जाता था। लोग उसे बहुत ज़्यादा तंग करते थे। मैं तो ये सोच सोच कर ही मरी जा रही थी कि वो मेरा पति बनने वाला है। जब मैं केशव के साथ अपने किसी दोस्त के घर जाऊंगी तो वो मेरी कितनी हंसी उड़ाएंगी और मेरा कितना मजाक बनाएंगी और बहुत ज़्यादा बातें बनाएंगी। मैंने अपनी माँ से बहुत बार लड़ाई की और उन्हें साफ साफ मना किया कि मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। इसी बात पर मेरी माँ ने मेरे 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए, जबकि बचपन से लेकर आज तक मेरी माँ ने कभी मेरे ऊपर हाथ तक नहीं उठाया था। पर जब भाग्य ही साथ न दे तो किसी से क्या शिकायत करनी। यहाँ तक कि मेरी शादी केशव के साथ हो ही गई। पापा शादी वाले दिन ही आए। थोड़े गुस्सा हुए, पर तब तक मेरी शादी केशव से हो चुकी थी। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। सच में इनके घर से एक बहुत गंदी बदबू आती थी, लेकिन मैं यहाँ से उठकर कहीं नहीं जा सकती थी। मैं तो बस भगवान से प्रार्थना ही कर रही थी कि केशव मेरे कमरे में ही ना आए, और अगर आ भी जाए तो मेरे पास ना आए। लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो सच में केशव नहीं आया था, बल्कि केशव की बहन रचना ने कमरे में कदम रखा था। वो 42 साल की थी और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की थी। उन्होंने आते ही अचानक से मेरे हाथ पकड़ लिए और मेरे हाथ पकड़कर रोने लगी। मैं परेशान हो गई कि ये ऐसी हरकत क्यों कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने कहा कैसी मदद चाहिए थी और वो मुझसे इस समय मदद क्यों मांग रही हैं, जबकि इस समय मुझे खुद ही उनकी मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं केशव के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं करना चाहती थी। मेरी नंद ने मुझसे कहा कि भाभी, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा ही करती जाइए। इसके बाद आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। मेरी नंद की इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने उससे पूछा कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो, मुझे बताओ तो सही, तुम्हें मुझसे क्या काम है।
उसने मुझसे कहा कि मैं पूरी बात तुम्हें शुरू से बताऊंगी। अभी मुझे तुम बताओ कि मैं इस समय तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। जब मेरी नंद ने मुझसे पूछा तो मैंने उसको साफ साफ कह दिया कि अपने भाई को आज कमरे में नहीं आने देना, मेरे सर में बहुत दर्द है। मेरी इस बात पर उसने मुझे नज़र उठाकर देखा और फिर कहा कि ठीक है, दुल्हन वैसे भी शादी के दिन बहुत ज़्यादा थक जाती है। मेरी नंद ने न जाने किस तरह केशव को कमरे में आने नहीं दिया। मैं आराम से सो गई और सुबह को नहा धोकर तैयार हो गई। मेरे दिल में यही इरादा था कि अच्छे से इस घर की सफाई करूंगी, पता लगाऊंगी कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। अगला दिन भी निकल गया। मैं कुछ दिन में अपने माँ बाप के घर रहकर आई और कुछ समय अपने कमरे को साफ करने में निकाल दिया। मुझे रचना ने मना किया कि अभी अभी शादी हुई है, तुम कोई काम मत करो, पर मेरा कहना था कि मैं इस बदबू में नहीं बैठ सकती। जब मैंने बदबू का नाम लिया तो इसके बाद रचना ने और कोई बात नहीं की। इसी तरह रात हो गई और जब रात को केशव सो गया तो मेरी नंद ने मेरे कमरे की खिड़की खटखटाई। पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं कौन है और कहाँ से आवाज़ आ रही है, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। पर जब खटखटाने की आवाज़ में तेज़ी आई तो मैंने दरवाजे पर जाकर देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। वापस आकर मैं पलंग पर सो गई। जब दोबारा से आवाज़ आई तो मैंने ध्यान से सुना कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है। जैसे ही मैंने खिड़की खोली तो मेरी नंद वहाँ पर खड़ी थी। उसने मुझे बाहर आने का इशारा किया। जब मैं बाहर आई तो उसने मुझसे कहा कि मैंने आपसे एक काम करने का वादा किया था, आपको वो काम आज ही करना है। मैंने अपनी नंद से कहा कि क्या काम है, पहले मुझे ठीक तरह से समझाओ, क्योंकि उस समय भी मेरे मन में गांव वालों की ही बातें चल रही थी, क्योंकि गांव वाले इन दोनों भाई बहनों को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते थे। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मगर उस समय मेरे दिमाग में यही सब बातें चल रही थी कि ये मुझसे ज़रूर कुछ गलत काम ही करवाएगी या फिर इसका कोई चक्कर होगा जिसका हल ये मुझसे निकलवाना चाहती है। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में लेकर आई और अपनी अलमारी से एक सूट निकालकर मुझे पहनने के लिए कहने लगी। मैंने हैरत से उससे पूछा कि मैं तुम्हारे कपड़े क्यों पहनूं, वो भी रात के इस वक्त। उसने मुझसे कहा कि पहले आप ये कपड़े पहने, फिर मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मैंने अपनी नंद से कहा कि पहले वो मुझे शुरू से सारी बात बताए, तभी मैं उसके कपड़े पहनूंगी। वो अचानक से जोर जोर से रोने लगी और उसके आंसू देखकर मैं बहुत घबरा गई। वो रोते हुए मुझसे कहने लगी कि हम दोनों बहन भाई बहुत छोटे थे जब हमारे माँ बाप हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए, और उस समय हमारे हालात ऐसे थे कि हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं था। ये जो आज केशव भाई की हालत है वो उसी वजह से है। जेब में पैसे नहीं थे, हाथ में कोई हुनर नहीं था, करते तो क्या करते। कहते हैं ना कि गरीबी से बड़ी कोई बद्दुआ नहीं होती और भूख से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। हमने कैसे कैसे करके दिन काटे हैं यह हमें ही पता है। हमारा कोई अपना तो था ही नहीं, बस एक चाचा ही था, उसने हमारा साथ दिया। कभी कभी खाने को रोटी दे देता था, कभी कभी 3 दिन बाद खाना मिलता था तो कभी 4 दिन बाद खाना मिलता था। ऐसे ही कर करके घर का सारा सामान बिक गया। जब केशव भाई बड़े हुए तो फिर जगह जगह काम करके हमने ये घर बनवाया। जैसे तैसे करके हमने अपना घर चलाया। मोहल्ले वाले जो हमारे बारे में बातें करते हैं हमारी पूरी सच्चाई नहीं जानते हैं। हम बहुत गरीब और मजबूर लोग हैं। मैंने अपनी नंद से कहा कि मुझे ये कहानी मत सुनाओ, जो काम है वो बताओ। उसने मुझसे कहा कि आपकी गलती नहीं है, आप भी मुझे गलत ही समझेंगी, लेकिन इस गरीबी से तंग आकर मैंने एक बहुत अजीब सा काम कर डाला है। मैंने उससे हैरत से पूछा, अजीब से काम से तुम्हारा क्या मतलब है? कौन सा अजीब सा काम किया है तुमने? फिर उसने मुझे एक बहुत अजीब सी बात बताई और सच में उस बात को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई। और ये भी सच है कि ऐसी चीज़ों के बारे में मैंने आज तक सिर्फ सुना ही था, लेकिन ऐसा इंसान नहीं देखा था जिसे इन बातों पर विश्वास हो। वो मुझे बताने लगी कि मैं गरीबी से तंग आकर एक तांत्रिक के पास गई। उस तांत्रिक ने मुझे एक टोटका बताया जिसको करने में पहली कोशिश में मैं फेल हो गई, और उसी की वजह से हमारे घर में ये गंदी बदबू आती है। अगर तुम्हें उस बदबू को ख़त्म करना है तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर उस टोटके को पूरा करना ही होगा, वरना तुम कुछ भी कर लो, इस घर से बदबू ख़त्म नहीं होगी और ना ही इस घर के हालात ठीक होंगे। और अब तुम मानो या ना मानो, तुम भी इस घर का हिस्सा हो। केशव तुम्हारा पति है और हम लोग ही तुम्हारा परिवार हैं,
इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। मैंने अपनी नंद से पूछा कि किस किस्म का टोटका है। उसने मुझे बताया, तुम्हें इस टोटके को पूरा करने के लिए रोज दुल्हन की तरह तैयार होकर और घूंघट निकाल कर एक अच्छा सा जोड़ा पहनकर अपने बिस्तर पर बैठना है और रात को 12 बजे के बाद एक आदमी को मेरे कमरे में आना था। ये बात साफ नहीं थी कि वो आदमी कौन था, लेकिन एक आदमी कमरे में आएगा और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कुछ बातें करेगा और मुझसे कहा गया था कि इस टोटके को करने में मुझे बहुत सारी दौलत मिलेगी, मतलब मुझे इतने पैसे मिलेंगे कि मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। और मेरी नंद ने बताया कि टोटके के पहले दिन ही जब वो आदमी मेरे कमरे में आया था तो मैं उसे देखकर बहुत डर गई और मैंने नजरें उठाकर उसको देख लिया। और उस रात के बाद से 3 महीने तक मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही। मुझे इतना तेज़ बुखार रहने लगा कि 3 महीने तक मैं बिस्तर से उठ ही नहीं सकी। तबीयत ठीक होने के फ़ौरन बाद मैं उस तांत्रिक के पास दोबारा गई। उसने बहुत मंत्र जाप किया और मुझसे कहा कि तुझे एक बार और आखिरी मौका दिया जा रहा है। मेरी नंद मुझसे कहने लगी कि भाभी, अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी है। मेरे कपड़े पहनकर बिस्तर पर घूंघट निकाल कर बैठना है। रात को वो आदमी आएगा और तुम्हारे हाथ पकड़कर तुमसे कुछ बातें करेगा और कुछ भी हो जाए तुम्हें उस आदमी को नज़र उठाकर नहीं देखना है। ये बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन मैंने अपनी नंद को पता नहीं चलने दिया कि मैं डर गई हूँ। बस मैं उसे मना करने की कोशिश करती रही। मैंने उसको कहा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। अमीर होने का लालच तुमने किया है, सारी गलती तुम्हारी ही है कि तुमने ये सब काम किया। मैं गलत काम करने में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तब मुझे रचना ने एक ऐसी अजीब सी बात बताई जिसे सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। उसने मुझसे कहा कि मैं बिना वजह नहीं रो रही थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए आपको मेरी मदद करनी ही होगी, क्योंकि तांत्रिक ने मुझे बताया है कि अगर 15 दिन के अंदर ही इस टोटके को पूरा ना किया जाए तो इस घर में रहने वाले हर इंसान की मौत हो जाएगी। मैंने अपनी नंद से कहा कि मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ, तुम्हें ही होगा इन बातों पर विश्वास। इतना सुनते ही मेरी नंद मेरे पास आई और आंखें बड़ी करके मुझसे कहने लगी, तो ये बदबू कहाँ से आ रही है? अगर तुम चाहो तो पूरा घर धो लो। अगर ये बदबू चली जाएगी तो समझ लेना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और अगर ये बदबू नहीं गई तो फिर तुम्हें मजबूरन मेरी बातों पर विश्वास करना ही होगा। सच बात तो ये है कि मैंने इस घर को साफ किया था और घर का पूरा कोना कोना छान मारा था कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। मैं इस बदबू को ख़त्म करने की नाकाम कोशिश पहले ही कर चुकी थी। फिर भी मैंने अपनी नंद से कहा कि वो मुझे एक दिन का समय और दे दे। मैं फिर से कोशिश करना चाहती हूँ। अगर मैं इस कोशिश में नाकामयाब रही तो फिर मैं तुम्हारा काम ज़रूर करूँगी। अगला पूरा दिन मैंने घर की साफ सफाई में निकाला, पूरे घर को धो डाला, मगर मैं हैरान थी कि इतनी साफ सफाई के बाद भी बदबू आ ही रही थी। फिर मैंने सोचा शायद मेरी नंद की बात सच्ची है, वो सच में कुछ गलत कर बैठी थी। अब मुझे इसकी मदद करनी थी, क्योंकि अगर वो सच बोल रही थी तो ये टोटका भी सच्चा था, और अगर मैं उसकी मदद करके इस टोटके को पूरा ना करती तो मैं भी मर सकती थी। मुझे अपनी जान बचानी थी। तभी मैंने देखा कि मेरी नंद अपने कमरे में बैठी बच्चों की तरह रो रही है और भगवान से माफ़ी मांग रही है और कह रही थी कि है भगवान, मैंने पैसों के लालच में पड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दे और हम सबकी जान बचा ले। हम सबकी जान पर बनी है, मैं क्या करूं? मैंने सोचा कि आखिर क्यों कोई 42 वर्ष की समझदार औरत ऐसी हरकत करेगी। मैंने अंदर जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी नंद ने मुझसे कहा कि ये बात केशव को नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि वो शुरू से इसमें शामिल नहीं है। अगर ये बात उसको पता चलेगी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और फिर हम इस टोटके को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक आदमी की बात है और कोई मर्द कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी ऐसा करे जिसमें उसकी पत्नी की इज्जत को खतरा हो। ना वो कभी राजी होगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी को एक गैर मर्द के साथ अकेले बैठना पड़े। मैंने अपनी नंद से कहा कि बैठने तक तो ठीक है, लेकिन देख लेना कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उसने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही ये काम कर चुकी हूँ। बस इतना ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए
तुम उस आदमी की तरफ नजर उठाकर मत देखना, चाहे तुम्हारे सर पर छत ही क्यों न गिर जाए। उस आदमी की आंखों में नहीं देखना, बस नजर झुकाकर बैठी रहना। मेरा दिल बहुत परेशान था। मैंने अपने कमरे में आकर मम्मी को कॉल की। मैं मम्मी को ये सब बता तो नहीं सकती थी, लेकिन सोचा कि थोड़ी देर उनसे बात करने से मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैं तो अपनी मम्मी से नाराज थी, क्योंकि उन्होंने ही ऐसे घर में मेरी ज़बरदस्ती शादी कराई थी। मेरे पापा तो उनकी इस बात पर बहुत गुस्सा थे। जब माँ ने पूछा कि तुम खुश हो या नहीं, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनसे कहा कि ये पूछने का हक आप खो चुकी हैं। ऐसे घर में कोई कैसे खुश रह सकता है? क्या है इस घर में जिसकी वजह से मैं खुश हो जाऊं? मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि जिंदगी की सारी खुशियां पैसे से ही खरीदी जा सकती हैं। तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो तुम भी बहुत खुश रहोगी। मैंने मम्मी से कहा कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पति का तो ऐसा काम है कि आज है तो कल नहीं। मेरी मम्मी मुझे तसल्ली देने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि देखना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम गाड़ियों में घूमा करोगी, तुम्हारा भी बड़ा सा घर होगा। मेरी मम्मी मुझे ऐसे ख्वाब दिखा रही थी जैसे सब कुछ मुझे वही खरीद कर देने वाली हूँ। मैं अपनी परेशानियों में लगी थी, इसीलिए मैंने मम्मी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मुझे ये काम करना ही था। रात को जब केशव सो गए तो मैं अपनी नंद के कमरे में आ गई और नंद के कपड़े पहनकर अच्छे से दुल्हन की तरह तैयार हो गई और नंद के पलंग पर बैठ गई। उसने मुझे ऐसा घूंघट करा दिया जिससे हल्का सा भी नहीं दिख रहा था। वो घूंघट बहुत मोटे कपड़े का था और फिर मेरी नंद कमरे से बाहर चली गई। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे पास ही रहेगी। थोड़ी देर बाद में नंद के कमरे का पीछे की तरफ वाला दरवाजा खुला, जिसका रास्ता गली में निकलता था। वहां से एक आदमी अंदर आया और मेरे पास आकर बैठ गया। मैं बुरी तरह से डरी हुई थी कि ना जाने क्या होने वाला है। मेरा पति जैसा भी हो, लेकिन मेरा पति था और मैं इसके साथ धोखा कर रही थी। उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और बच्चों की तरह रोने लगा। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि वो हल्के हल्के कुछ बड़बड़ा रहा था। वो बहुत हल्के से बोल रहा था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके शब्द ही ऐसे थे कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। जब मैंने उसकी आवाज़ पर ध्यान दिया तो वो बोल रहा था कि उसे बचा लो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी दूर कर दो, मैं जो चाहता हूँ मुझे मिल जाए। वो काफ़ी देर मेरा हाथ पकड़कर बैठा रहा और जब तक वो आदमी मेरे कमरे में रहा, मेरा दिल अपने काबू में नहीं था। मेरी धड़कन बहुत तेज चल रही थी। थोड़ी देर बाद वो आदमी जैसे आया था वैसे ही चला गया। उसके जाने के बाद जब मैंने घूंघट ऊपर करके देखा तो मैंने अपनी झोली में देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें बहुत सारे नोट पड़े थे। ये जरूर वही आदमी रखकर गया होगा। मेरी नंद ने मुझसे कहा कि देखो इन पैसों को, इतने पैसे हम पूरा महीना मेहनत करके भी नहीं कमा सकते थे। मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। देखा, कुछ भी नहीं हुआ। हमें बस कुछ दिन और ये काम करना होगा। मैंने भी हाँ कर दी और कहा कि हाँ ठीक है, मैं ये काम करूँगी। अब तो ये रोज़ का ही हो गया था। वो आदमी रात को आता और मेरी झोली पैसों से भर देता था, लेकिन वो सारे पैसे मेरी नंद मुझसे ले लेती थी। वो बहुत खुश होती। मैं उसे बार बार पूछती थी कि अब तो हमें इस टोटके को करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, कब तक यही काम हमें करना होगा? उसने कहा कि थोड़े दिन और करना होगा। रोज रोज ऐसा करते करते अब मेरे दिल में एक तरह का शक पैदा होने लगा था कि ये आदमी कौन है। मेरी नंद मुझे रोज ही एक सूट पहनाती। मैंने अपनी नंद के दुपट्टे में एक छेद कर दिया कि मैं उसके आर पार देख सकूं, मैं उसके पार से उस आदमी का चेहरा देख सकूं। मैं पलंग पर बैठी थी। वो आदमी आया और मेरा हाथ पकड़कर रोने लगा। मैंने आज हिम्मत करके उस शख्स का चेहरा देखने की ठान ली थी, जबकि ऐसा करने के लिए मेरी नंद ने मुझे साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन अपने दिल में पैदा हुए शक के कारण मुझे आज उसका चेहरा देखना ही था कि मेरी नंद मुझे पागल बना रही है। मैंने जैसे ही उस आदमी का चेहरा देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, मेरा अपना बाप था। मैंने झटके से अपना घूंघट उठाया और मुझे देखकर मेरे बाप की भी हवाइयाँ उड़ गईं। मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे पापा मुझे जवाब देने के बजाय थरथर कांपने लगे और तेजी से वहाँ से भाग गए। मैं बहुत परेशान हुई और उनको आवाज़ देती रही,
लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी ननंद कमरे में आ गई और अपना सर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये क्या हो चुका है। मैंने अपनी नंद की कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि उसकी चीख निकल गई थी। मैंने उससे पूछा कि बताओ ये सब क्या कर रही हो? तुमने मेरे पापा को फंसा रखा है, तुम मेरी फैमिली को ब्लैकमेल कर रही हो। इतना सुनकर उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और मुझसे कहा कि जाकर अपनी माँ से पूछो। मैंने अगले दिन मम्मी के घर जाने का फैसला किया, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। वो रात मैंने कैसे काटी मुझे ही पता है। और अगली सुबह मैं मम्मी के घर पहुंच गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। मम्मी भी मेरी नंद की तरह अपना सर पकड़कर बैठ गईं और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा बाप जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। उसने हमसे छुपाकर दूसरी शादी कर रखी है, और इतना ही नहीं, उसने अपना सारा पैसा, घर जायदाद उस दूसरी औरत के नाम कर दिया है। ये जो तुम्हें हमारे घर में गरीबी के ढेर नजर आ रहे हैं, ये सब तुम्हारे बाप का ही किया धरा है। वरना हमारे पास घर भी था, जायदाद और कारोबार भी, वो सब उस औरत ने छीन लिया। सुना है कि अब वो औरत बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी है। तुम्हारा बाप उसके पीछे इतना पागल है कि उसके चक्कर में शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर के चक्कर लगा रहा है। मैंने तुम्हारे बाप के खिलाफ एक प्लान बनाया था और तुम्हारी नंद को मैंने इसमें शामिल किया था, क्योंकि वही ये काम कर सकती थी। मोहल्ले की औरतें या मेरी अपनी कोई रिश्तेदार इस काम में मेरा साथ कभी नहीं देती। हमने उनसे कहा कि उन्हें कुछ दिन तक एक कमरे में भेजा जाएगा, जहां एक औरत घूंघट करके बैठी होगी। उसे उसका हाथ पकड़कर अपनी सारी परेशानियां बतानी हैं और फिर उपहार के तौर पर उसे कुछ पैसे देने हैं। तुम्हारे बाप ने अपना सारा कुछ उस औरत पर लुटा दिया और उस पर हमारा भी कुछ हक है, जो अब हम उससे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारी ननंद बहुत चालाक निकली। जब वो मेरी साथी बन गई तो उसने मुझसे तुम्हारा रिश्ता अपने भाई केशव के लिए मांग लिया। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। अगर मैं उसको इनकार करती तो वो तुम्हारे बाप को बता देती, और ऐसा करने से तुम्हारा बाप मुझे तलाक दे देता। मुझे मजबूर होकर तुम्हारा रिश्ता उसके भाई के साथ करना पड़ा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पापा जानते हैं कि मेरी शादी उस घर में हुई है। वो मेरी शादी के दिन वहाँ मौजूद थे। पापा केशव को जानते हैं, इसीलिए तो तुम्हें घूंघट करके बैठाया है, ताकि वो तुम्हें पहचान न सकें। तुम्हें बैठाने का मकसद यही था, क्योंकि हमने तुम्हारे बाप से कहा था कि वहाँ एक नौजवान लड़की बैठी होगी, और तुम्हारी नंद तो जवान ही नहीं है। तुम्हारा बाप तुम्हारे घर में पीछे वाले दरवाजे से आता है, और आज तक तुम्हारे बाप ने तुम्हारा घर तो देखा ही नहीं है। वो तो आया ही शादी के बाद था। उसको सिर्फ उस औरत की फिक्र है, हमारी नहीं। अगर हम तुम्हें इन बातों की बारीकी बताते भी तो तुम हमारी मदद को कभी राजी नहीं होती। मैंने अपनी माँ से कहा, मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं अभी भी आपकी मदद नहीं करूँगी, क्योंकि वो औरत बीमार है और आप उसकी बीमारी का फ़ायदा उठा रही है। मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी। लेकिन उस दिन के बाद से पापा मेरे सामने आने से हिचकिचा रहे थे। पापा सब कुछ जान चुके थे। 2 दिन बाद पापा घर पर आए। मैं उस दिन घर पर ही थी। वो बहुत उदास लग रहे थे। पापा ने कहा कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम लोग ले लो, क्योंकि वो औरत मर चुकी थी जो उनकी दूसरी बीवी थी। पापा ने अपना सब कुछ हमारे नाम तो कर दिया, लेकिन उस दिन के बाद से हमें छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। उनके पास मोबाइल भी नहीं था और हमें उनका पता भी नहीं था। हम उन्हें कैसे ढूंढते? मेरी मम्मी को घर दौलत सब कुछ मिल गया था और उनकी सौतन भी इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन अपने साथ में उनका सुहाग भी ले गई थी। मैंने इस बात से यही सीखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जिंदगी के हमसफर के साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। जिसे भगवान ने हमारे लिए चुना है, हमें उसे कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का फैसला कभी गलत हो ही नहीं सकता। मैंने केशव को दिल से कबूल कर लिया और केशव से कहा कि हमें हमारी नंद की भी शादी करवा देनी चाहिए। उनके लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता मिल गया और वो भी शादी करके अपने घर की हो गई। इसी बीच मैंने केशव को सबके साथ उठने बैठने, बातचीत करने के तौर तरीके सिखाए और उससे कहा कि अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दे और साथ ही छोटा मोटा कोई कारोबार कर ले। ऐसा करने में मुझे बहुत समय लग गया, लेकिन कोशिश करते करते मैं अपनी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर ले आई
और अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।